हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिट्स। और इस डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ रिट्स क्या होती है, इसे कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ओके, ये देखेंगे। फिर देखेंगे इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिट्स क्या होती हैं। इस रिट्स को जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो, जब भी हमको एक न्यू फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन को सेफ गार्ड करने के लिए या फिर सुरक्षित रखने के लिए हम लोग उसका एक बैक कवर खरीदते हैं ताकि फ़ोन टूटे ना और सुरक्षित रहे। उसी प्रकार से रिट्स भी एक तरह का सेफ गार्ड का कार्य करती है। और ये सेफ किसको करती है? नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंतर्गत किया गया है। तो रिट्स जो है किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करती हैं, सिक्योर करती हैं। ओके, अगर किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, वह चाहे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा किया जाता हो या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विरुद्ध के द्वारा किया जाता हो। ओके, अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और अपने फंडामेंटल राइट्स को सेव कर सकता है। तो देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। वहीं हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है और व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य मामलों की भी रक्षा करने का प्रयास करता है और रक्षा करता है। फिर देखेंगे कि आर्टिकल 13 और 359 रिट्स के बारे में क्या कहते हैं और जनता की जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको सेफगार्ड करने के लिए कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 13। ये जो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय सरकार के द्वारा बनाई गई कोई भी नीति, कोई भी कार्यक्रम जो कि किसी व्यक्ति या कम्युनिटी के फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करता है या सीमित करने का प्रयास करता है, उस नीति को ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है या फिर उस नीति को उस स्तर तक समाप्त कर देता है जहाँ तक वह किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के फंडामेंटल राइट्स को सीमित या समाप्त करने का प्रयास करता है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 359 ये शक्ति देता है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन केवल आपातकालीन स्थितियों के दौरान ही किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति के अंदर व्यक्ति या नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर भी आर्टिकल 20 यानी कि फंडामेंटल राइट्स 20 और 21, जिसमें कि शोषण के विरुद्ध, जिसके अंतर्गत बोला गया है, आर्टिकल 20 में बोला गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 21 के अंदर बोला गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ये निश्चित करता है कि इमरजेंसी के दौरान भी ये दोनों आर्टिकल आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों सीमित नहीं किए जा सकते हैं। ओके, फिर देखते हैं इसके टाइप्स। रिट्स के टाइप्स में आता है सबसे पहले होबिस कॉर्पस। होबिस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि ये जो रिट्स है ना, ये देखती है यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो यह उसके बेस को देखती है कि किस आधार पर व्यक्ति को बंदी बनाया गया है। अगर व्यक्ति को बंदी किसी इलीगल आधार पर बनाया गया है तो वह उसे तुरंत रिलीज करने का आदेश दे सकती है। लेकिन अगर अगर उसके आधार लीगल हैं तो वह उस बंदी को रिलीज करने के लिए कुछ नहीं कह सकती। फिर देखते हैं जो होबिस कॉर्पस है ये कब जारी नहीं किया जा सकता। तो इसके 4 पॉइंट हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है यदि हिरासत में लिया गया व्यक्ति कानूनी सम्मत है, यदि लीगल रूप से उसे कानूनी हिरासत में लिया गया हो। या फिर दूसरा है कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत की गई हो। तीसरा पॉइंट है न्यायालय के द्वारा हिरासत में लिया गया हो। चौथा पॉइंट है हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हुई हो। तो इन 4 आधारों पर
रिट जारी नहीं की जा सकती है। और ये जो होबिस कॉर्पस की खास बात ये है कि ये निजी और प्राइवेट ये निजी और प्राइवेट दोनों व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती है। फिर देखेंगे मैंडेमस। मैंडेमस का अर्थ होता है कि आदेश देना। यह किसी लोक अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह अपने दायित्व का निर्वाह करे और वह उस दायित्व का निर्वाह के लिए इनकार नहीं कर सकता। इसकी खास बात यह है कि मैंडेमस प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है। फिर देखते हैं सर्सुरेरी। इसका मतलब क्या होता है कि यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर या अधिकारिकता का उल्लंघन कर रहा हो को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। सपोज एग्जाम्पल के रूप से समझो उसको कि एक न्यायालय है, वो अपने अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनको जो भी जजमेंट होता है उनको अपने पास सबमिट करने के लिए कहती है ताकि वरिष्ठ न्यायालय या वरिष्ठ न्यायाधीश उसका रिव्यू कर सके और अगर कोई इलीगल रूप से निर्णय लिया गया हो तो उसको क्योस कर सके या समाप्त कर सके। और इसको इलीगल किन आधारों पर कहा जा सकता है? इसके चार आधार। इसका पहला आधार है यदि कोई निर्णय नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो या फिर एक्सेशन ऑफ जुरिडिक्शन हो, लैक ऑफ जुरिडिक्शन हो या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। ये चार आधार हैं जिसके आधार पर किसी जजमेंट को इलीगल कहा जा सकता है या फिर उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लिया गया हो तो भी उसको कोएस किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग प्रोबिशन। प्रोबिशन का मतलब क्या होता है? यह किसी भी न्यायिक प्रोबिशन क्या होता है? यह किसी भी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है और इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। और इस रिट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का या अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है। ओके, इसकी खास बात क्या है? ये जो है विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोबिशन और सर्सियरी में क्या डिफरेंस होता है। तो जो प्रोबिशन होता है ये बिफोर द जजमेंट लागू की जाती है और सर्सियरी जो है होती है ये जारी की जाती है जजमेंट के बाद उसे निर्णय को समाप्त करने के लिए। और जो प्रोबिशन होता है ये कोई कार्यवाही अगर किसी न्यायालय में चल रही हो, ओके, तो उसको रोकने के लिए किया जाता है या फिर लंबित मामलों को भी इसमें रोका जा सकता है। और लंबित मामलों को अधीनस्थ न्यायालय से अपने अधीन उच्च न्यायालय मंगा सकते हैं। जबकि उत्प्रेषण, जिसे सर्सियरी भी बोलते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है? कार्रवाई समाप्त होने के बाद किसी निर्णय को बदलना या निर्णय की समाप्ति करना। फिर सबसे लास्ट वाला है कोवरेंटो। इसका मतलब क्या होता है कि अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। इसमें किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की जो अधिकारिता है वो जानने का प्रयास किया जाता है। अगर वह किसी इलीगल तरीके से उस संवैधानिक पद पर बैठा है तो उसको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाएगा। फिर देखते हैं कि जो हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है आर्टिकल 32, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आता। पहला अंतर ये हो गया। दूसरी बात कि जो आर्टिकल 32 का प्रयोग केवल फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के तहत ही किया जा सकता है, ओनली। इसके अंदर की पॉइंट है ओनली। जबकि हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो सिक्योर करता है फंडामेंटल राइट्स को एज वेल एज अदर्स जो केसेस होते हैं उसके लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। फिर बात आती है क्या कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य होता है। ये क्या होता है? बाध्य होता है। जबकि हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं होता है। फिर आती है ये बात कि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के विरुद्ध
उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। तो आज का हमारा डिस्कशन यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।